So in this particular session we will discuss about सर फिलिप सिडनी। हम लोग एलिजाबेथन पोइट्री पे डिस्कशन कर रहे थे और एलिजाबेथन पोइट्री में हमने एडमंड स्पेंसर की जो पोएम्स हैं या उनके जो मेजर वर्क्स हैं, तो एज अ पोएट हमने एडमंड स्पेंसर के बारे में डिस्कस किया था। विलियम शेक्सपियर पे भी बातचीत होगी आगे एज ए सोनेटियर। तो जो मेजर सोनेटियर्स थे उसमें हमने एडमंड स्पेंसर को ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज की क्लास में हमारी बातचीत सर फिलिप सिडनी से रिलेटेड और भी जो एलिजाबेथन पोएट्री में जो इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं वो, और उसके बाद फिर हम एलिजाबेथन प्रोज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट पोएट्री, वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिस्कस अबाउट द प्रोज दैट वेयर प्रेवेलेंट इन एलिजाबेथन इंग्लैंड। तो पोएट्री और प्रोज वाला सेक्शन जो है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। So he was born into the nobility. Robert Dudley's Earl of Leicester, or nephew. Dudley, a close friend too of Elizabeth I, the model of the perfect Renaissance gentleman, varied career, a soldier, a courtier, or a poet, and a poet. Knighted in 1583, embodied the medieval virtues of the knight, the lover, and the scholar, patron of a number of artists and writers. तो complete courtier poet, military and diplomatic powers, prose, Protestant English root, elected as the member of parliament just at the age of 18, traveled to France, Germany, Poland, Italy, etc. ये नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पोलैंड है और इटली है। तो जो चीज़ें इनके बारे में सबसे पहले समझनी है कि ही वॉज द बिलवेड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ से इनकी नज़दीकियाँ थी और रॉयल फैमिली से आते थे, नोबल फैमिली के पार्ट थे। तो बहुत सारे ऐसे पोइट्स और राइटर्स जो एलिजाबेथन इंग्लैंड में लिख रहे थे, उनको स्पॉन्सर करने का काम, उनको पेट्रनशिप देने का काम जो है वो सर फिलिप सिडनी ने किया। टाइम पीरियड आप देखेंगे तो 54 to 86 है। शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो से कंपेयर करेंगे तो उनके प्रेडिसेसर में आएंगे, यानी उनसे पहले। तो सोल्जर भी थे, नाइटहुड भी इनको मिला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुत कम एज में इनको बना दिया गया क्योंकि रॉयल फैमिली से अच्छे संबंध थे। सो नाइटेड इन 1583 एंड ही बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्ट एट द एज ऑफ 18। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली पूरी तरीके से कोर्ट पोएट थे, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो क्वीन के खिलाफ हो या जो मोनार्की के खिलाफ हो, ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा और बेसिकली कोर्ट पोएट ही कंसीडर किए जाएंगे। Death in 1586 after the Battle of Jutphen, sacrificing the last of his water supply to a wounded soldier. ये कितना सही है इस बारे में, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखना है। मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। इनके बारे में ये कहा जाता है जब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो कि इन्होंने एज अ सोल्जर भी ये थे। तो एज अ सोल्जर जब आप बात करेंगे सर फिलिप सिडनी को, तो जब ये इनकी डेथ हुई तो ये अपना वाटर का आखिरी जो बॉटल है वो भी किसी एक वाउंडेड सोल्जर को सप्लाई, मतलब उन्होंने दे दिया और उसी दौरान ये इनकी सेक्रीफाइस हो गई। तो एक हीरो बनाने का जो एक तरीके से देखेंगे आप इनको, तो एक हीरो की तरह प्रेजेंट किया जाता है। बैटल ऑफ जुटफन ये भी याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ जुटफन में इनकी डेथ हुई 1586 में। और अपना पानी का आखिरी बॉटल भी ये किसी दूसरे सोल्जर को दे रहे थे उस दौरान, मतलब ये सेक्रीफाइस होगा। तो एज अ सोल्जर भी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पोइट तो थे ही, और रॉयल फैमिली से थे। बहुत सारे राइटर्स एंड पोइट्स को पेट्रनशिप दी और रोट अ लॉट ऑल्सो। और कोर्ट पोएट थे, इंग्लैंड के खिलाफ कुछ नहीं लिखा या कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, क्वीन के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, जो मोनार्की है उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। लिटरेरी करियर को अगर हम देखें तो एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। आर्केडिया एंड अपॉलजी फॉर पोएट्री इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बाई सर फिलिप सिडनी, जो कि इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह इस्टेब्लिश भी करता है। तो ये वर्क्स याद रख लीजिएगा, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोफेल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेला। एनीवन वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड? क्योंकि बहुत पॉपुलर वर्क है 1591 में, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो एस्ट्रोफेल वर्ड का मतलब क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? स्टार एंड स्टार लवर। यस, स्टार एंड स्टार लवर। तो हु इज स्टार एंड हु इज स्टार लवर?
Astrophel is the lover, and Stella is the star, if I'm not wrong. Is that Yes, right? sir. Okay. Star है स्टेल. Stella is the star, and Astrophel is the star lover. फिर Arcadia, Apology for Poetry. ये भी याद रखिएगा, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत पॉपुलर है। अपोलॉजी फॉर पोइट्री जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है, और इंग्लिश क्रिटिसिज्म को एस्टैब्लिश करने में इनका भी रोल इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म नहीं, इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज भी, इंग्लिश क्रिटिसिज्म को भी एस्टैब्लिश करने में। अपोलॉजी फॉर पोइट्री था क्या, तो ये एक नाम और बिल्कुल याद रखिएगा कि इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू स्टीफन गॉसन could do literature not just in Latin but also in English। तो स्टीफन गॉसन जो बेसिकली मानते थे कि जो इंग्लैंड की पोइट्री है वो उतनी इनरिच नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है, तो उनको एक तरीके से जवाब देने का काम जो है वो सर फिलिप सिडनी ने किया, और इट वाज अ रिस्पॉन्स टू स्टीफन गॉसन। एंड इस वर्क ने इंग्लिश लैंग्वेज को इस्टेब्लिश भी किया, और ये बात बेसिकली इस्टेब्लिश की कि जो इंग्लैंड की पोइट्री है या इंग्लैंड में जो लिटरेचर क्रिएट हो रहा है, अब वो रोमन लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर या जो लैटिन लिटरेचर एग्जिस्ट कर रहा था उससे उसको कंपेयर किया जा सकता है, वो अब इस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर फिलिप सिडनी। अब हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। हमने ऑलरेडी विलियम शेक्सपियर पे लॉन्ग डिस्कशन किए हैं, बट वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विलियम शेक्सपियर वॉज एज ए ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे हम एज ए पोएट, एज ए सोनेटियर बात करेंगे। इनके बारे में एक चीज और जान लीजिए कि वॉज नो प्रिंट अंटिल 1609। थॉमस थॉपे का ये मतलब आर्गुमेंट है कि उन्होंने वो 1609 तक कोई भी उनका वर्क जो है वो पब्लिश नहीं हुआ था। पोइट्री में भी आप देखेंगे कि जो ड्रामा है वो भी उनके डेथ के बाद ही पब्लिश हुआ था। एंड इफ यू रिमेंबर कि फर्स्ट फोलियो जो कलेक्शन था वो 1623 में आया था, जो उनके ड्रामा का कलेक्शन था। सॉनेट्स और इनके पोयम भी पब्लिश नहीं होते थे 16, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी पोयम 1609 के बाद लिखी है, लिखा पहले, पब्लिश 1609 तक कोई भी पोयम नहीं हुई थी। 154 सॉनेट्स लिखे, किसे लिखे? मिस्टर डब्ल्यू एच। अब ये मिस्टर डब्ल्यू एच कौन थे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। सो एड्रेस टू ए यंग मैन एंड डार्क लेडी। एग्जाम्पल सोनेट जो, तो ये कोई यंग मैन था या कोई ये डार्क लेडी, तो ये कौन लोग थे, किसको एड्रेस करके लिखा गया है सोनेट्स जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे। और जो ये सोनेट याद रखिएगा, सोनेट नंबर दिस इज व्हाट 18 विच इज माय मिस्ट्रेस आइज। तो 154 सॉनेट्स में शुरू के सॉनेट्स किसको डेडिकेट किए गए हैं, बाद के सॉनेट्स किसको डेडिकेट किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं। These are the easiest question about William Shakespeare as a poet। तो 154 सॉनेट्स लिखे इन्होंने मिस्टर डब्ल्यू एच और अ यंग मैन एंड अ डार्क लेडी। तो शुरू के, कैन एनीवन वुड लाइक टू आंसर कि ये जो 154 सॉनेट्स हैं उसमें शुरू के कितने नंबर से कितने नंबर तक के सॉनेट्स किसको डेडिकेट किए गए हैं, और फिर बाद के सॉनेट्स किसको डेडिकेट किए गए हैं? बिकॉज दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस। 1 से लेके 126 तक यंग यूथ. यूथ को, हु इज ओके, एंड द लेटर पोएम्स टू द डार्क लेडी। यस, ये भी याद रखना है, जो लास्ट टू पोएम्स है दोज वेयर डेडिकेटेड टू क्यूपिड्स, वो मेंशन नहीं है यहाँ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज दीज आर आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो विलियम शेक्सपियर भी मतलब बेसिक एज अ पोएट आप उनको देख लीजिएगा। 154 जो सॉनेट्स हैं, उनके कुछ पॉपुलर सॉनेट्स हैं, उनकी लाइंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज वाली जो लाइन है, माई मिस्ट्रेस आइज, पूरा का पूरा सोनेट एक बार आप देख लेंगे तो वो बेहतर रहेगा 14 लाइन का, ताकि क्लैरिटी रहे एक तरीके से कि वो लाइन जो है वो विलियम शेक्सपियर ने ही लिखी है। So apart from Shakespeare, we have already discussed very much about Shakespeare when we were discussing him as a dramatist। तो हम वॉल्टर रेले की बात करें, जो अदर पोएट्स हैं उस दौरान के एलिजाबेथन इंग्लैंड के। वॉल्टर रेले इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, he lived an extraordinary full political life, the restless spirit of the Renaissance, colonized Virginia in the New World,
Queen Elizabeth favorite until he fell in love with Elizabeth Throckmorton, the Queen's lady in waiting, convicted of treason and publicly executed during the King James I, right? फिर माइकल ड्रेटन भी एक नाम आता है. न्यूमरस माइनर पोएट, सॉन्ग बुक, सॉनेट्स, लव पोयम, रियल एंड फ्रेगनेंट सेंटिमेंट्स, पावरफुल पैट्रियोटिक फीलिंग, नेशनल थीम्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लैंड, लेबोरियस हिस्टोरिकल रिसर्च है, टेंडेंसी टू इमिटेट स्पेशली ड्यूरिंग द जैकोबियन पीरियड. इसमें दो नाम बस आप याद रख लीजिए. पहला है वॉल्टर रेले, और वॉल्टर रेले का भी टाइम पीरियड आप देखेंगे शेक्सपियर से पहले का ही है. वॉल्टर रेले के बारे में सिर्फ इतना कि वर्जीनिया नाम का एक जगह था जो क्वीन के ही नाम पे एक बेसिकली दिया गया. वर्जीनिया जो नाम है, अमेरिका में एक जगह, उसको कॉलोनाइज करने का इनको क्रेडिट जाता है. हालांकि एज ए पोएट थे बट पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे. क्वीन एलिजाबेथ के फेवरेट थे, बट उन्होंने वहीं की एक लेडी, जो लेडी इन वेटिंग होती थी एक्चुअली, जो कोर्ट है या जो राजघराना है, जो रॉयल फैमिली है, उसमें और भी जो लेडीज होती थी जो बेसिकली दे वे आर सर्विंग क्वीन एलिजाबेथ, उनसे इनके अफेयर सामने आते हैं. तो क्वीन एलिजाबेथ के फेवरेट फिर वो नहीं रहते हैं. और जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और जेम्स वन जो गद्दी पे आता है, तो उसके समय इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, वॉल्टर रेले को. तो ये सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन समझने के लिए. फिर माइकल ड्रेटन का नाम बस याद रख लीजिएगा. इनके अलावा भी और कुछ माइनर पोएट्स थे, तो उस दौरान और सॉन्ग बुक्स, सॉनेट्स वगैरह लिखी जा रही थी. तो रियल या फेक सेंटिमेंट्स के साथ वो चीज़ें लिखी जा रही थी. पैट्रियोटिक फीलिंग्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, और उन नेशनल थीम्स पे भी. इंग्लैंड हैज इमर्ज्ड एज अ नेशन, तो इंग्लैंड को उस तरीके से दिखाने का, इंग्लैंड को ग्लोरीफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही थी. इंग्लैंड की हिस्ट्री को दिखाया जा रहा था, तो देयर वर वेरियस डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लैंड एज वेल. इसके बाद वी विल डिस्कस ऑन एलिजाबेथन प्रोज. तो पोइट्री में उतने जो राइटर्स हैं वही आप याद रखिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेंसर और सिडनी और शेक्सपियर, ये तीन नाम बिल्कुल इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं. तो स्पेंसर के वर्क, सर फिलिप सिडनी के वर्क और विलियम शेक्सपियर के वर्क्स, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए. प्रोज में क्या चल रहा था? क्योंकि एलिजाबेथन इंग्लैंड में प्रोज बहुत पॉपुलर नहीं था, अगर आप ध्यान से समझें तो. पोइट्री पॉपुलर थी, ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और प्रोज में बेसिकली जो चीज़ें चल रही थी वो पैम्फलेटियरिंग, जैसे हमने यूनिवर्सिटी विट्स जब डिस्कस किए, तो पैम्फलेटियरिंग चल रहा था. रिलीजियस चीज़ें भी, रिलीजियस और एजुकेशनल ट्रैक्ट्स लिखे जा रहे थे, ट्रांसलेशंस कुछ लिखे जा रहे थे, क्रिटिसिज्म पे कुछ वर्क था, ग्रामर क्रिएट करने की कोशिश, और लॉजिक एंड रेटरिक से चीज़ें जो है वो चल रही थी. और इसके अलावा पैम्फलेट्स. सो देयर वर वेराइटी, बट दे वेर नॉट वॉल्यूमिनस, बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था ऐसा नहीं है. और पैम्फलेट्स को आप जो है वो राइज ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म की तरह ही देखेंगे, कि जर्नलिज्म की शुरुआत है बेसिकली पैम्फलेट्स. कवर मैगजीन विदाउट कवर पेज, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ अबाउट पैम्फलेट, वो है क्या? तो मैगजीन विदाउट कवर पेज है. और ये चीज चल रहा था एलिजाबेथन प्रोज में. दे वेयर डिस्कसिंग सोशल इश्यूज, एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, मोरालिटी ऑन स्टेज, और इसके अलावा क्रिटिसिज्म पे वर्क भी थे. कौन लोग थे जो प्रोज लिख रहे थे? तो वही यूनिवर्सिटी विट्स के कुछ नाम आएंगे, जैसे जॉन लाइली, ही वाज अ ग्रेट पैम्फलेटियर. लाइली यूनिवर्सिटी विट्स के होते हुए भी, अगर आपको याद हो, तो ये इनका जो बेंड है, या ये कॉमेडी को ज़्यादा पसंद करते थे ट्रेजेडी की बजाय, और कॉमेडीज ही लिखते थे. इनको विलियम शेक्सपियर का मास्टर भी बोला जाता है कॉमेडी के मामले में. कॉमेडी विलियम शेक्सपियर ने इनसे ठीक ठाक सीखी. तो जॉन लाइली, यूफिस द एनाटॉमी ऑफ विट, ये इनका प्रोज वर्क है 1578 का, और इसका एक सीक्वल भी इन्होंने लिखा, यूफिस एंड हिज इंग्लैंड. तो फिक्सियस नैरेटिव चलते थे, ट्रांसलेशन तो थे ही. स्पेनिश और इटालियन रोमांस भी एग्जिस्ट कर रहा था, इटालियन नॉवेले और शॉर्ट स्टोरीज भी चल रहे थे. तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलैरिटी मिलती थी इन चीज़ों की वजह से. तो पैम्फलेटियरिंग आपको प्रोज में ध्यान रखना है. और कोई स्टोरी वाला, हाँ ये चीज़ याद रखना है, ये आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें काम आ सकते हैं. देयर वेर नो शॉर्ट स्टोरी वगैरह की शुरुआत नहीं हुई थी, या स्टोरी राइटिंग प्रोज में नहीं चल रहा था.
जो चल रहा था वो जर्नलिज्म, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड वर्क, ग्रामर पे वर्क चल रहा था, और ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की। रिलीजियस और एजुकेशनल ट्रैक्ट्स लिखे जाते थे, स्टोरी वॉज नॉट देयर। सो ये आपको पॉइंट आउट करना है। उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन, मैंने कहा जैसे कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम ही आएंगे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैस। ये इन लोगों ने कुछ ऐसे वर्क्स लिखे जिसको प्रोज कंसीडर किया जाएगा। अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द पिकेरस नॉवल, नॉवल ऑफ रैस्केलिटी, लेटर बाय डेनियल डेफॉय ने, जैसे डेनियल डेफॉय की कौन सी नॉवल जो है, यहाँ पे आप ये बताएंगे मुझे, जिसको पिकेरस नॉवल की कैटेगरी में रखा जाता है, और विच इज़ वेरी पॉपुलर। एनीवन? रोबिन्सो क्रूसो। हाँ, रॉबिन्सन क्रूजो। तो रॉबिन्सन क्रूजो जो है वो डेनियल डिफो, क्योंकि डेनियल डिफोय बहुत बाद में है, वो विक्टोरियन एज के अराउंड है या उससे थोड़े पहले, जब नॉवेल्स लिखने शुरू किए गए। लेकिन रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैस ने भी कुछ पिकरस नॉवेल जैसा जो स्मॉल नॉवेला है वो लिखने की कोशिश की थी। तो वर्क कौन से हैं ये नहीं, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यस, नियो क्लासिकल में, विक्टोरियन से पहले हैं ये, डेनियल डिफोय नियो क्लासिकल में आता है। एग्जैक्टली exactly। तो रॉबर्ट, मैंने आपको कहा कि प्रोज में आपको यूनिवर्सिटी विट्स के ही मेंबर मिलेंगे, जिसमें लाइली ग्रीन और थॉमस नैस। पैम्फलेटेरिंग बेसिकली ये लोग कर रहे थे, स्टोरी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। और पिकेरस नॉवल की शुरुआत इन दोनों से मान सकते हैं। सर फिलिप सिडनी का भी एक वर्क है जो प्रोज कंसिडर किया जाएगा, विच इज आर्केडिया, 1581 और 1613। तो ट्रेडिशन ऑफ द ओल्डर रोमांस ऑफ सिवेलरी इवेंटफुल, तो फिलिप सिडनी का आर्केडिया याद रख लीजिएगा, 1581। ये सर्कुलेट किया गया था 81 से 1613 तक। तो आर्केडिया आपको याद रखना है, विच इज अ प्रोज वर्क। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या चल रहा था, सॉरी, एलिजाबेथन एज लेड द फाउंडेशन ऑफ द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि क्रिटिसिज्म वाले वर्क में, हालांकि वो ये सर फिलिप सिडनी का ही, कौन सा बुक, क्रिटिसिज्म का वर्क जो कंसिडर किया जाएगा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, अपॉलजी फॉर पोइट्री, जो उन्होंने रिप्लाई दिया था बेसिकली। तो वो क्रिटिसिज्म में चल रहा था, और इंग्लैंड में लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो तैयार हो गया था एलिजाबेथन इंग्लैंड में। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो एलिजाबेथन प्रोज में, सॉरी, ये चीजें हैं। नाउ दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ द एलिजाबेथन इंग्लैंड। थोड़ा सा हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं कि जो भी चीज़ें हमने कही, क्योंकि शुरू से जब हम पढ़ रहे थे एलिजाबेथन इंग्लैंड को, तो हमने कई बार ये डिस्कस किया कि इट इज़ अ गोल्डन एज, सब कुछ अच्छा हो रहा था, सोशली भी, पॉलिटिकली भी। और हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आए एलिजाबेथ के टाइम पे, जैसे हमने ब्लैक डेथ वगैरह की जो चर्चा की, वो सारी चीज़ें। बट आफ्टर ऑल एलिजाबेथन इंग्लैंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, क्वीन एलिजाबेथ काफ़ी लंबे समय तक रूल की। और लिटरेचर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से विलियम शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी वेट्स, सोनेट्स फ्लॉरिश कर रहा था, ड्रामा फ्लॉरिश कर रहा था, जर्नलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिश हो चुका था, स्टोरीज नहीं थी हालांकि। तो प्रोज में भी, पोइट्री में भी, ड्रामा, ये तीनों चीज़ें लिटरेचर में काफ़ी फ्लॉरिश कर रही थी, जिसमें यूनिवर्सिटी विट्स का रोल, विलियम शेक्सपियर का रोल, और पोइट्री में स्पेंसर और फिलिप सिडनी का रोल, ये काफ़ी ज़्यादा था। तो क्या वाकई एलिजाबेथन एज एक गोल्डन एज है, या फिर ये एक हाइपरबोल है, बहुत बढ़ा चढ़ा के हम कहते हैं। सो नॉट सो गोल्डन एज एन एज फॉर जो क्रिटिसिज्म है इसके बारे में, अगर आप सही में इवेल्युएशन करना चाहेंगे, तो इनके लिए तो गोल्डन नहीं था। जैसे ब्लैक कम्युनिटी के लिए वहां पे रेसिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, आयरिश लोगों के लिए भी गोल्डन नहीं था, क्योंकि आप देखेंगे इंग्लैंड आयरलैंड को, जो नेशनलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लैंड का अलग चल रहा था। आयरलैंड एक छोटा सा देश जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड उसको कंट्रोल करना चाहता था, और आगे चल के जब एलिजाबेथ की डेथ होगी तो फाइनली जो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, उसमें इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड वगैरह सब एक ही हो जाएंगे। तो ब्लैक कम्युनिटी के लिए गोल्डन एज नहीं था, आयरलैंड के लोगों के लिए गोल्डन एज नहीं था।
कैथलिक्स के लिए भी इट वाज नॉट अ गोल्डन एज, क्योंकि इसी वजह से फिर आगे चल के आपको प्यूरिटन मूवमेंट या रिवोल्यूशंस आएंगे। क्योंकि एलिजाबेथ, अगर आपको ध्यान से याद हो जो चीज़ें हम पढ़ और समझ रहे थे, कि एलिजाबेथ से ठीक पहले मेरी को इसीलिए हटाया गया क्योंकि वो कैथोलिक बिलीफ सिस्टम की थी, और कैथोलिक बिलीफ सिस्टम अनपॉपुलर हो रहा था। चर्च को लोग बहुत करप्ट मान चुके थे, तो कैथोलिक्स के लिए भी ये एक गोल्डन एज नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं कि किन के लिए ये गोल्डन एज नहीं कहा जाएगा, तो ब्लैक कम्युनिटी, आयरिश लोगों और कैथलिक्स के लिए। इंग्लैंड सीजेस टू बी द एनविल बिकम द हैमर, ट्रेवलियन का ये स्टेटमेंट है। मतलब उन लोगों के लिए वो एक हैमर की तरह काम कर रहा था, इन जो ब्लैक कम्युनिटी है, आयरिश है और कैथलिक्स हैं। विमेन का क्या सिचुएशन था इंग्लैंड में? रेनेसा हुआ, रेनेसा से ही एलिजाबेथन इंग्लैंड की शुरुआत समझी जाती है। रेनेसा रेफर्स टू रीबर्थ और री अवेकनिंग। लोग अब जागृत हो गए थे, लोग अब लॉजिकल हो गए थे, साइंटिफिक हो गए थे। तो क्या विमेन भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी? क्या विमेन में भी एजुकेशन आया था? क्या उनके पास भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज थी जितनी मेल के पास थी? एलिजाबेथन इंग्लैंड, despite being the fact that the queen, the crown was on the head of a woman, that is Elizabeth. तो एलिजाबेथ ठीक है, महारानी है, पर क्या एलिजाबेथ के महारानी रहते हुए इंग्लैंड में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी उस टाइम पे? जो पूरा का पूरा 16th सेंचुरी है, वो इस चीज को भी समझना। तो ऐसा नहीं है, भले ही महारानी जो है वो क्वीन थी, पर जो विमेन का स्टेटस है, जो उनकी जो सिचुएशंस थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आगे चल करके, जैसे वेमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो विक्टोरियन एज में जो वेमेन के पास जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो स्टेटस उन्होंने अचीव कर लिया था, फेमिनिज्म वगैरह भी शुरू हो चुका था, और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलने लगी थी एक तरीके से, वो एलिजाबेथन इंग्लैंड में नहीं था। तो lost economic power, briefly gained status and opportunity for education, largely sheltered from the male world of writing, commerce and government. Death of Elizabeth further hampered women's intellectual aspiration. और ठीक है, एलिजाबेथ जब तक महारानी थी तब तक थोड़ा बहुत तो एस्पिरेशन था भी कि कुछ बेहतर हो सकता है, तो उसके बाद स्थिति और बुरी ही हुई। जेम्स फर्स्ट जब आया, अबाउट एन एरुडाइट वुमेन बट कैन सी स्पिन, और ये थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। द एंड ऑफ एलिजाबेथन एरा, द लास्ट ईयर्स पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, एलिजाबेथ वन डाइज ऑन 24 मार्च 1603। ये डेट आपको याद रखना है, 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हो गई 24 मार्च को। और उसके बाद थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई कि आखिर अब अगला क्राउन जो है वो किसे दिया जाएगा, आखिर कौन राजा बनेगा। तो कोई सक्सेसर का प्रोविजन करके वो नहीं गई थी। तो सबसे नजदीक का जो रिश्तेदार था, जो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में इसको जेम्स वन कहते हैं, पर वो स्कॉटलैंड का जेम्स सिक्स था। वो नियरेस्ट रॉयल रिलेटिव था, फ्रॉट विथ चैलेंजेस। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से एलिजाबेथ के बाद इसको गद्दी मिल गई, तो थोड़ा बहुत चैलेंज आया, बट फाइनली जो एलिजाबेथन इंग्लैंड के बाद जो व्यक्ति राजा बना, वो यही जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, हु बिकम्स जेम्स फर्स्ट इन इंग्लैंड। थोड़ा सा जीनियोलॉजी एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। हेनरी सेवन के बाद हेनरी एट राजा बनता है, और हेनरी एट ने बहुत सारी शादियां की, बहुत सारे बच्चे हुए थे, बहुत सारी चीजें हमने देखे थे। और किस तरीके से फिर प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो क्वीन बनती हैं। तो हेनरी सेवन के बाद हेनरी एट किंग बना, हेनरी एट के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट, सी डाइड इन 1603। और हेनरी एट के एक और संतान थी जो ट्यूडर डायनेस्टी थी, मार्गरेट ट्यूडर। ही वॉज मतलब सी वॉज मैरिड टू जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड। तो इसका जो बेटा है वो जेम्स फाइव है, फिर मेरी फर्स्ट, और मेरी फर्स्ट के बाद जो है वो जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड है। तो जो सबसे नियरेस्ट रिलेटिव था हेनरी सेवन का, वो जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड ही था। इस चीज को आप समझिएगा कि इट वॉज जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड, जिसकी बर्थ ही हुई थी 1566 में। हालांकि वो भी ये, तो वही जो है वो जेम्स सिक्स ऑफ, ये सेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड was crowned in England and became James वन ऑफ इंग्लैंड। तो दे बोथ आर सेम, और ये एक ही फैमिली से भी आते हैं।
एंड ही बिकम किंग। वो 1566 में बर्थ हुआ था स्कॉटलैंड में। वो राजा तो बहुत जल्दी उसको बना दिया गया था। बट व्हेन ही केम इन इंग्लैंड ही यूनिफाइड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और आगे चल के आयरलैंड को भी। तो ये चीज क्लियर रहना चाहिए जीनियोलॉजी में कि स्कॉटलैंड का जेम्स सिक्स ही इंग्लैंड का जेम्स वन है, और एलिजाबेथ के बाद जो व्यक्ति राजा बना वो जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड ही है, who is known as James I in England, and he was the nearest close relative to to the royal family। और ये मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन है, इस चार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या चैलेंजेस आए, मतलब जेम्स फर्स्ट अचानक से राजा बन गया ऐसा नहीं है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो थोड़ा सा उसको हम बैकग्राउंड में जा करके समझेंगे, और उसके राजा बनने में, उसके किंग बनने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल था, ये नाम याद रख लिएगा, रॉबर्ट सिसली, या सिसिल या सिसली पढ़ते हैं इनको। रॉबर्ट सिसली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रॉब्लम्स थी, इतनी आसानी से क्या जेम्स को गद्दी मिल गई? ऐसा नहीं है। 1351 में जो लीगल चैलेंजेस थे वो क्या थे, पहले ये हम समझेंगे कि उसको गद्दी मिलने में प्रॉब्लम क्या थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो ये है, 1351 में ऑलरेडी इंग्लैंड में रूल बना हुआ था, ये वही टाइम है मिडिल इंग्लिश पीरियड का, कि फॉरेनर्स को कभी भी इंग्लैंड की गद्दी नहीं दी जाएगी, और वह इंग्लैंड में कोई इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके 200 साल बाद लगभग ये पार्लियामेंट्री सक्सेशन स्टैच्यू ये आई, कि आखिर कौन मतलब एलिजाबेथ के बाद राजा बनेगा। तो क्वीन एलिजाबेथ फेल टू मेंशन एनी हेयर, तो उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। इन 1547 हेनरी एट विल डिबार्ड हिज स्कॉटिश रिलेटिव फ्रॉम द थ्रोन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। हेनरी एट ये वही है, मैं एक बार फिर से वो चीजें दिखा देता हूं आपको। 1547 में क्या हुआ, ये हेनरी एट फादर ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जो मेरे स्कॉटलैंड के ये जो रिश्तेदार हैं उनको गद्दी कभी नहीं मिलेगी। मतलब जो मार्गरेट ट्यूडर हैं उसकी जो शादी स्कॉटलैंड में हुई है उनको गद्दी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत क्लियर अपने विल में इन्होंने कह दिया था, यानी कि एलिजाबेथ महारानी उसी तर्ज पे बनी थी, अदरवाइज एलिजाबेथ के समय ही स्कॉटलैंड के लोग कब्जा कर लेते। तो इतनी लीगल दिक्कतें थी। पहली लीगल दिक्कत की 1351 में ये क्लियर कर दिया गया था कि इंग्लैंड पे कोई जो फॉरेनर है वो रूल नहीं करेगा। 1544 में एलिजाबेथ ने किसी भी, ऐसा नहीं है कि एलिजाबेथ ऑलरेडी मेंशन करके गई थी कि मेरे बाद जो है वो जेम्स वन को बना दिया जाएगा, तो किसी एयर किसी उत्तराधिकारी का उन्होंने मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे ये देख रहे हैं HEIR मीन्स उत्तराधिकारी, तो किसी सक्सेसर को वो मेंशन करके नहीं गई थी। हेनरी एट ने भी, यानी एलिजाबेथ के जो फादर थे, उन्होंने भी अपने विल में क्लियरली कहा था कि स्कॉटलैंड के जो भी रिलेटिव हैं, यानी वो जिस जो रिलेटिव जेम्स वन था, वो लोग यहाँ की गद्दी पे कभी नहीं आएंगे। 1585 इफ एनी क्लेमेंट्स सॉरी इफ एनी क्लेमेंट्स शुड कंस्पायर अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ देयर लीगल राइट्स वेर टू बी फॉरफिटेड। ये भी एक रूल बना दिया गया था कि कोई भी अगर गद्दी को क्लेम करता है एलिजाबेथ के अलावा, तो उसके सारे लीगल राइट्स को सीज कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। तो इट वाज नॉट इजी फॉर जेम्स वन टू इनहेरिट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो ये इतना आसान नहीं रहा था। सॉरी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जेम्स सिक्स के लिए कि वो गद्दी इनहेरिट कर ले, तो जिस व्यक्ति का रोल सबसे ज्यादा रहा उसको राजा बनाने में, उसका नाम है रॉबर्ट सिसिल, या सिसली जिसको कहते हैं। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिटिशियन, प्रिवी काउंसलर वो था, and engineered James I succession and managed a major crisis, had organized the publication of King James Basic Doran Advice on the Kingship,
मेड किंग बाय प्रायर अरेंजमेंट। तो यही वे व्यक्ति है जिसको आप मान सकते हो कि ये सेक्रेटरी था स्टेट का, मतलब सचिव जिसको कहते हैं, जैसे आमतौर पे होते हैं ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी हैं तो उनके सेक्रेटरी। तो इसने पूरी तरीके से उस क्राइसिस मैनेजमेंट की, आखिर एलिजाबेथ के बाद कौन किंग बनेगा, उसको मैनेज किया। और जेम्स वन को किंग बनाने में उसका रोल बहुत ज्यादा है। he declared king by law by linear succession and undoubted right। तो उसने ये क्लियर किया कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आगे चल के क्रिएट ना हो, लॉ भी फॉलो हो जाए और लीनियर सक्सेशन भी फॉलो हो, सेम फैमिली का व्यक्ति है। फायदा क्या था अगर किंग जेम्स वन को राजा बनाया जाता, हुआ जेम्स सिक्स ऑफ इंग्लैंड। सो व्हाट वाज द बेनिफिट? पहला तो अप्रूवन मोनार्क, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आ रहा था, कम एज का था, वो ऑलरेडी स्कॉटलैंड को संभाल रहा था, ही वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और 1 साल की उम्र में ही, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे में उसको राजा बना दिया गया था। मतलब ठीक है, लोग रूल अलग कर रहे होंगे, पर स्टिल सिंस द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ ही वॉज अ किंग इन स्कॉटलैंड। तो एक प्रूवन मोनार्क था, एक्सपीरियंस्ड किंग था। enjoyed a rising reputation in Europe, ended England's war with Spain, specialist peace। तो इसने ही थोड़े बहुत मीडिएटर की भी भूमिका निभाई थी, जब इंग्लैंड की लड़ाई स्पेन से चल रही थी तो उसको भी खत्म करने में इसका रोल है, इंग्लैंड की हेल्प की थी। और उसकी रेपुटेशन पूरे यूरोप में अच्छी ही थी। तीसरा फायदा ये था कि अब पहले जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो फीमेल थी, तो एक मेल मोनार्क आएगा आफ्टर 40 years ऑफ द वर्जिन क्वीन रूल। एलिजाबेथ को ही वर्जिन क्वीन कहते हैं, उन्होंने शादी नहीं की, कोई ऑफ स्प्रिंग नहीं हुआ। फिर किंग जेम्स वन मैरिड था। अब मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके बाद फिर से कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए, ऐसा नहीं है। मैरिड था, उसके बच्चे भी थे, इंश्योर्ड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये चीज था कि जेम्स वन अगर राजा बन जाता है तो उसके बाद उसके ऑफ स्प्रिंग्स और ये एक पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे आ जाएगी। सो दीज वर द बेनिफिट्स दैट लोग चाहते थे कि वो राजा बन जाए। और इसमें जो सिसली का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके अलावा और क्या फायदा था? तो मीनवाइल एडवोकेट ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, conflict with an increasingly self-assertive parliament, dissolved the parliament in 1611, set the stage for rebellion against monarchy। तो एक चीज, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब यह है, वो पूरी तरीके से चाहता था कि पूरी पावर, जो 3 पावर के सेंटर थे ना, पावर के 3 सेंटर इंग्लैंड में थे, चर्च, मोनार्की और पार्लियामेंट। तो वो चाहता था ऐसा कुछ नहीं, पूरी एब्सोल्यूट पावर जो है वो मोनार्की के पास हो, रॉयल मोनार्की के पास हो, एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। और इस तरीके से उसने तो यहां तक किया कि जैसे 1603 में इनकी डेथ होती है, फिर वो किंग बनता है, और 1611 आते आते तक अपने ही रेगन में उसने पार्लियामेंट को डिसॉल्व तक कर दिया है। हालांकि उसके बाद उस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट स्टिल ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्की, कि जो राजा है वही सब कुछ है। तो उसकी वजह से उसके खिलाफ रेबेलियन भी हुए, उन चीज़ों को हम आगे समझेंगे। और उसके एज को जैकोबियन एज कहते हैं। चार्ल्स फर्स्ट उसका सक्सेसर था, और उसने अपने आप को स्टाइल किया एज अ किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि, एक मिनट, कहीं ना कहीं किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को कहा क्योंकि उसने यूनिफाई किया था इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, तीनों को यूनिफाई किया। लर्नेड, स्कॉलरली, aroused in him literary ambition rarely found in princes but which he also tend to make him a pedant। तो चार्ल्स वन उसका सक्सेसर हुआ। तो हम लोग जैकोबियन एज जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।